Question. Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is in between A and B. ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट समझ में आया? क्या मतलब हुआ इसको? मतलब 2 पॉइंट ए और बी। हाँ, ए और बी दो पॉइंट है। ये ए ले लिया हमने और ये यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ए और बी के बीच में देयर इज अ थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट है, तो उसके लिए तो ए और बी के बीच में कोई थर्ड पॉइंट है सी। ठीक है, देन सेकंड है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो पहले वाले का मतलब ये हुआ कि थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब सी जो है ए सी एंड बी आर ऑन द सेम लाइन, पहला वाला पॉस्टुलेट। सेकंड वाले में कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दीज postulates क्या है, डू दीज postulates contain any undefined term? इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? नहीं है ये सारी। कोई ऐसी टर्म है जो कि डिफाइंड ना हो? जैसे पॉइंट है, पॉइंट डिफाइंड होता है, ठीक है, हम्म, लाइन डिफाइंड है। तो कोई ऐसी टर्म है जो डिफाइंड ना हो? नहीं। नहीं, तो नो। ठीक है, फिर आगे क्या है, आर दीज postulates कंसिस्टेंट? मतलब ये postulates एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे? कॉन्ट्रडिक्ट मतलब? एक दूसरे को मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि जैसे आ जाता है 2+2 = 5, तो अगर कहीं आ जाए 2+2 = 5 तो तुम कहोगे ना ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, 2+2 तो 4 होता हम्म। है ना? तो कहीं हम्म, मान लो तुम काम कर रहे हो कुछ और तुम्हारा आ गया लास्ट में 2+2 = 5, है ना? तो वो कंसिस्टेंट नहीं हुआ ना। तो ये कह रहा है कि आर दीज postulates कंसिस्टेंट, मतलब वो कि कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो ये कंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे। पहले वाले में वो कह रहा है कि तीन पॉइंट है ए बी सी जो कि एक लाइन में लाई करते हैं, और फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो कह रहे हैं कि कम से कम तीन पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो ठीक है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड postulates? एक्सप्लेन। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम Things थिंग्स। are equal to the same thing or equal to one another. Do they follow from Euclid postulates? Postulates ही कैसे आ रहा है? A straight line may be drawn from given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is in between A and B. There exist at least three points that are not on the same line. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. तो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है ये। Given any two distinct points, there exists a third point C which is in between A and B. तो ये एक यूनिक लाइन है, ठीक है ना? C which is in between A and B, तो एक ही यूनिक लाइन है जिस पर A ए बी को ज्वाइन करती है और सी उस पर लाई करता है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये एक अलग स्टेटमेंट है कि एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो जैसे हमने ले लिया कोई भी पॉइंट्स ले लिए तीन विच आर नॉट कोलिनियर। तो अब इट सेज डू दीज postulates कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? तो इसमें अनडिफाइंड टर्म है, मतलब जैसे कोई सी भी नहीं। हम्म कोई सी जैसे भी अब नहीं। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब एट लीस्ट है, अनडिफाइंड टर्म्स। डू दीज postulates कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? जैसे पॉइंट है, पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड टर्म क्यों है? क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो एक तरह से हम
मैथमेटिशियंस ने ये माना कि इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन कल मैं समझा रही थी ना, जैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, पॉइंट क्या चीज है, कि इट इज समथिंग विच हैज नो डायरेक्शन, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ। लेकिन जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन बन जाती है। कितना भी छोटा हम पॉइंट बनाए, उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन बन जाती है। तो ये टर्म जो है मैथमेटिक्स में एक तरह से अनडिफाइंड मानी गई है। तुम्हारी बुक में मैंने कहा था ना, ये तुम थोड़ा पेजेस को पढ़ना। तो यूक्लिड ने अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई भी डेफिनेशन जो है उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो ये टर्म पॉइंट जो है एक तरह से अनडिफाइंड टर्म मानी जाती है। ये बुक में ना कहीं रेफरेंस में आया हुआ है। मतलब इन किसी भी कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो मैथमेटिशियंस का कुछ ना कुछ। तो पॉइंट जो है ये अनडिफाइंड है, लाइन जो है ये अनडिफाइंड है, इट्स एन इमेजिनेशन। लाइन भी हमारी एक इमेजिनेशन है कि इनफाइनाइट है, इसको हम दोनों तरफ जितना भी एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। ये देखो पेज जो है तुम्हारी बुक का 80, तुम्हारी बुक में 81 पेज देखो, शायद सेम ही हो पेज नंबर। For such reason, mathematics. हाँ, फॉर सच रीजंस मैथमेटिशियंस एग्री टू लीव some geometric terms undefined. However, we do have a intuitive feeling for the geometrical concepts of a point than what the definition above gives us. So we represent a point as a dot, even though a dot has some dimension. A similar problem arises in definition 2. We take a point, a line and a plane as undefined terms. ये देखो ना, इसको अंडरलाइन कर लो। सेकंड पैराग्राफ में देखो, नेक्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ में। सो इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन। तो कहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में? सेकंड पैराग्राफ में थर्ड Third लाइन में line, देखो, third line, third line. सो इन तो ज्योमेट्री। इस लाइन इसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो। वी टेक अ अच्छा, मतलब पॉइंट, पूरा लाइन, सो से लेकर पूरा तक। एज अनडिफाइंड टर्म्स। मतलब पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, मैं कल समझा रही थी ना कि सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। जब हम ड्रॉ करते हैं तो डायमेंशनलेस नहीं ड्रॉ करते। प्लेन जो है, जैसे प्लेन के हम मानते हैं कोई थिकनेस नहीं है, अब हम कितना भी पतला प्लेन ले उसकी थिकनेस तो आएगी, है ना। तो अ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कर लिया अंडरलाइन। हम्म. Yes. तो इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट और लाइन जो है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा? पॉइंट एंड लाइन आर अनडिफाइंड टर्म्स, क्योंकि प्लेन की तो बात कर नहीं रहा यहाँ पर वो। ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, ma'am. उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर देखो, नेक्स्ट पेज पर जहाँ ऊपर दो लाइंस बनी है और ट्रांसवर्सल बनी है। 65. हाँ, उस पेज पर फोर्थ पैराग्राफ देखो। A system of. A system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved system. So when any system of axioms is given, it needs to be ensured that the system is consistent. पूरा अंडरलाइन कर। हाँ, ये कंसिस्टेंट वाली डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। A system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अनडिफाइंड टर्म का हो गया, फिर आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट,
यस दे आर कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि वो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिससे कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो किसी बात को, है ना। जो हमारे पहले प्रीवियसली डिफाइंड ऊपर एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स हैं उसमें से किसी को भी ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए दे आर कंसिस्टेंट, एक दूसरे को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, है ना। पहले में वो कह रहे हैं कि ए बी दो पॉइंट्स हैं और उसके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है। फिर दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो ये कोई पी क्यू आर पॉइंट्स हो गए विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, है ना। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, एक्सियम्स किसी एक्सियम को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो एग्जिस्ट तो करते ही हैं प्लेन पर ऐसे पॉइंट्स, तो इसलिए दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, तो नहीं, वो एक्सियम 5.1 से तो फॉलो हो रहा है कि जो एक्सियम 5.1 था यहाँ पर भी मैं दिखा रही थी, ये पोस्टुलेट 1 के नीचे गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन that passes through them. Do they follow from Euclid postulates? No, they follow from axiom 5.1. They follow from axiom which is a unique line passes through two distinct points. They follow from the axioms. इसको तुम याद कर, a unique line passes through two distinct points. ठीक है, समझ आ गया ये? आर दीज postulates consistent? Yes, the postulates are consistent, ये भी लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया? और बताओ। मैंने एक फोर्थ वाला भी। फोर्थ, फोर्थ। if a point C lies between A and B हम्म such that AC equal to, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. ये जो सब हमें प्रूव वगैरह करना है ना, ये इस पोस्टुलेट से ही करना है, ये मतलब है। अदरवाइज तो हमें पता ही है ना। अगर ए और बी दो पॉइंट हैं और सी उसका मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी होता ही है ना। लेकिन हमें उसके पोस्टुलेट से ही प्रूव करना है जो एग्जाम पोस्टुलेट थी हमें। तो अब हमारे पास है ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है ना। ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, और टू प्रूव क्या है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। अब हमें यहाँ पर ए सी इक्वल टू हाफ ए बी बनाना है, तो अब हम यहाँ पर ए सी को टू ए सी बना सकते हैं अगर मैं इसमें दोनों साइड ए सी ऐड कर दूं। तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये हमारा एक पॉस्टुलेट था ना कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन इक्वल्स आर एडेड, तो वो इक्वल रहती हैं, ये हमने पढ़ा था ना पॉस्टुलेट। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द सेम थिंग, things which are equal to the same thing are equal to, if equals are added to equals the wholes are equal, ये सेकंड एक्सियम है ना। ठीक है, ये सेकंड एक्सियम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, कि अगर हम इक्वल में इक्वल ऐड कर देंगे तो जो होल बनेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल।
ठीक है, तो दो AC और BC हमें इक्वल दे रखा है, हम उसमें इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं बाय सेकेंड एक्सियम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2AC इक्वल टू BC प्लस AC। अब BC प्लस AC किसके इक्वल है, BC और AC मिला के क्या बन रहा है, BC और AC, ये AC तो माइनस हो जाएगा ना। AC दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब ये BC और AC ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, फिगर में देखो, BC प्लस AC क्या है, ये BC है इतना, और ये AC है। तो BC और AC ऐड होके क्या हुआ, BC और AC, BC और AC ऐड होके AB नहीं बन रहा लाइन पूरी। हाँ हाँ हाँ। तो 2 को इधर ले आओ तो AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो BC और AC जो है, BC प्लस AC जो है, इट coincides विद AB। BC और AC जो है मिल के किसके साथ coincide हो रही है, AB के। तो BC प्लस AC coincides विद AB। ये इसके जो एक्सियम्स है ना, इन्हीं को यूज करके प्रूव किया। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। तो इस पोस्टुलेट को यूज किया, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। तो BC और AC मिलके किसके साथ coincide कर रहा है, AB के। यहाँ लिख दो BC प्लस AC coincide, सो AC इक्वल टू हाफ AB आ गया। यही करना था ना इसमें, देखो ये भी ऐसे ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 5.10, इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वहाँ 3 पॉइंट्स थे या 4 पॉइंट्स ले लिए इसने। अब ये ABC, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे कि अगर AC इक्वल टू BD हो देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो अब AC जो है ये किसके साथ कॉन्साइड करता है, AB ठीक है, है, तो AC इसके साथ कॉन्सेप्ट करता है। हाँ AC जो है इट इज सेम एज AB प्लस ठीक है। BC। तो AC की जगह हम AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, AB और BC मिलके बन रहा है ना AC। हाँ AC इज AB प्लस BC। इसी तरह से BD जो है दैट इज इक्वल टू BC प्लस CD। हम्म, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जैसा तो अब यहाँ ऊपर ये जो पोस्टुलेट था, अब दोनों साइड देखो BC आ रहा है, दोनों साइड BC आ रहा है, हमें इसको हटाना है, हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD। तो हमने ऊपर एक्सियम पढ़ा था ना कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड हाँ। फ्रॉम इक्वल, है ना, हम्म दैट हम्म ये नेक्स्ट एक्सियम था ना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो इसको अगर हम यूज करें तो इसको यूज करके हम दोनों तरफ इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो BC BC हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे तुम इसका रीजन लिख दे सकते हो, पहले वाले का, AB प्लस BC coincide with AC and BC plus CD coincide with BD। ठीक है, यहाँ पे हमने coincide वाला यूज कर लिया। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। तो पूरा लिखना चाहो तो आगे लिख दो द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहाँ पर एक चाहो तो ये लिख के भी दिखा दो, AB प्लस BC माइनस BC इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। तो दोनों तरफ से हमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू CD। ठीक है, समझ आ गया, सिमिलर थे इसलिए मैंने एक साथ करा दिया। तुम 7th है, why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered
यूनिवर्सल ट्रुथ। तो एक्सियम 5 क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो वो कह रहे हैं कि व्हाई इज इट कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ? तो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ बिकॉज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑलवेज। हर जगह ये चीज ट्रू है ना कि होल जो है वो बड़ा होता है पार्ट से, चाहे वो मैथ्स की बात हो या कहीं की भी बात हो, है ना। जो होल थिंग है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल पिज्जा और उसका वन स्लाइस, है ना। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, वो हर जगह ट्रू है। तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये हर एक चीज के लिए ट्रू है और वर्ल्ड के हर एक पार्ट में ये बात ट्रू है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ट्रू है और दूसरे देश में ट्रू नहीं है। हम अर्थ पे कहीं भी चले जाएं, ये बात ट्रू है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऐसे ही है क्वेश्चन, ये बस टाइम पास वाले। In question 4, fifth question क्या है? In question 4, point C is called the midpoint of the segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. एक ही midpoint होता है, एक से ज्यादा नहीं। C midpoint था तो हमने प्रूव किया कि AC इक्वल टू BC। अगर एक और midpoint हम D ले लेंगे तो अगर D भी इसका मिड, समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया कि C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो AC इक्वल टू हाफ ए बी है। तो अगर दो मिड पॉइंट होंगे तो दोनों के लिए सेम चीज ट्रू हो जाएगी ना। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? हाँ मतलब सी सी ए बी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर वो 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है इफ अ पॉइंट in question number 4, point C is called midpoint of the line segment AB। ठीक है, prove that every line segment has one and only one midpoint। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक assumption लेके देखते हैं कि let if possible C and D are midpoints of AB। ठीक है, let if possible C and D are टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, मतलब आर अलग अलग, आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। तो अब इफ पॉसिबल सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया है वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ये हमने प्रूव किया था, ऊपर प्रूव किया था ना क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं लिख देती हूँ सेम चीज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया था वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें सी मिड पॉइंट दे रखा था। तो ए डी भी इक्वल टू हाफ ए बी होगा, क्योंकि डी भी हमने मिड पॉइंट लिया है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह प्रूव करा जा सकता है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ दिया था अभी, यही प्रूफ हम रिपीट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। सी मिड पॉइंट था यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि यूनिक होता है ये प्रूव करो, तो हमने कहा कि मान लो दो मिड पॉइंट है, तो हम फिर से प्रूव कर लेंगे। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी आएगा, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी आएगा। तो इससे क्या आ गया? ए सी इक्वल टू ए डी। तो ए सी इक्वल टू ए डी तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, वन साइड नहीं कर रहा ना ए सी और ए डी। तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये साइन होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, ये ऐसे लिख दो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ए सी एंड ए डी कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो ये ए सी और ए डी जब कॉन्साइड नहीं करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर हमने ये किया था ना एक्सियम। तो ये things which coincide with one another are equal to one another, so they are not coinciding with one another, so they cannot be equal। ठीक है, एक्सियम 4। तो ए सी एंड ए डी डू नॉट coincide, तो coincide नहीं कर रहे हैं
इसलिए विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो दे कैनॉट बी इक्वल एज AC एंड AD डू नॉट। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, सो इसका मतलब अवर assumption इज रॉन्ग। दिस implies C and D, this implies there cannot be two distinct points C and D. ऐसे there cannot be two distinct midpoints of AB। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करके करना है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मैंने तो ब्रैकेट में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखोगे, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 वाला सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। AC इक्वल टू CB करके फिर दोनों तरफ ऐड करके, जैसे हमने पहले किया है। C मिड पॉइंट है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया था, उसी तरह से तुम्हें ये प्रूफ देना पड़ेगा। AC इक्वल टू BC, AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC, इसी तरह से करके। तो मैंने तो दोबारा लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया कि वैसे ही प्रूव कर लो। एक बार कर लेना, दूसरी बार सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली AD इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हम्म। मेरा एक चैप्टर है वो है ट्राइंगल वाला। तुम्हारे सिलेबस में ट्रायंगल आ रहा है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये? नहीं, सिर्फ ट्राइंगल, कांग्रेस ट्राइंगल। अरे ट्रायंगल्स में तो आगे देखो ना, चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब हाँ दे वही, रखे हैं। मतलब हाँ वही है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, वही वही। है ना? सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो? कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है? कॉन्ग्रुएंट हम्म। मतलब दो ट्रायंगल बना देते हैं उसमें। हम्म। नहीं जरूरी नहीं है ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंट तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो तुमने दो पत्ते तोड़े, ठीक है, एक के ऊपर एक को रखा, सेम प्लांट के, तो अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम साइज के हों, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम हो, मतलब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, अगर हम दोनों को आपस में चिपका दें तो ये ना पता चले कि वो दो अलग अलग थे, है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे तुम्हारे पास कॉइन्स होते हैं, है ना, सेम 1 रुपी का कॉइन है, तो सेम 1 रुपी का कॉइन अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो पता नहीं चलता ना, एक है कि दो है, चिपका दे तो, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कि वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर ले, ए जो है वो बी को पूरा कवर कर ले और बी जो है वो ए को पूरा कवर कर ले। अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें पता ना चले कि नीचे एक और भी है, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि ओवरलैपिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना पूरी तरह से, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम उसकी, डिट्टो, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे दो लोग हैं, मान लो वो उनकी बिल्कुल शक्लें सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कभी कभी ट्विंस देखते हैं ना हम, कि हम्म फेस बिल्कुल सेम है लेकिन उनका जो है, एक थोड़ा पतला है एक मोटा है, या दोनों की हाइट में थोड़ा फर्क है, तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम। कभी कभी 1 रुपी के कॉइन अलग अलग तरह के भी आ जाते हैं ना, और कोई कोई बिल्कुल सेम होते हैं, देखे हैं तुमने, हाँ है ना। ऐसे ही 10 रुपी का कोई कोई सेम होते हैं, कोई कोई बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो एग्जैक्टली सेम होता है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अगर तुम अपने दो हाथ को एक के ऊपर एक रखो तो वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एग्जैक्टली मैम सेम। मैम हाथ थोड़ी ना करें, क्योंकि एक के ऊपर, एक तो लेफ्ट एक राइट। हाँ एक लेफ्ट एक राइट है, बट उसको तो हथेली से ज्वाइन करोगे तो वो पूरा वो हो जाएगा ना, ओवरलैप कर जाएगा ना एक दूसरे को, है ना। तो वो हमारे, हाँ। इसी तरह से हमारी बॉडी को अगर हम सेंटर से वर्टिकली आधा करें
तो लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना। लेकिन अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली देखें तो ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, शेप्स एंड साइजेस आर बोथ सेम। कॉन्ग्रुएंट मीन्स शेप्स एंड साइजेस आर बोथ सेम। तो शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो ऐसे नेचर में हम कई चीजें देखते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे अब तुम दो स्क्वायर्स देखो, दो स्क्वायर्स जो होते हैं, अगर उनकी लेंथ सेम है, साइड सेम है स्क्वायर की, तो अगर दो स्क्वायर बनाओगे और एक काट के एक के ऊपर एक रखोगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे ना। ऐसे हम ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं सेम साइड की, एग्जैक्टली सेम। लेकिन अगर हम एक छोटा स्क्वायर बना लें, एक बड़ा स्क्वायर बना लें, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं होगा। होगा। एक मान लो तुम 2 सेंटीमीटर वाला बनाते हो और एक 4 सेंटीमीटर का बनाते हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर दोनों 4 सेंटीमीटर के हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? हम्म। यस सर। तो ऐसे ही ट्राइंगल्स का होता है कि अगर हम एग्जैक्टली सेम साइज की ट्राइंगल्स बनाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर एक भी साइड कम ज्यादा हो जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। ये समझ में आ गया? हाँ। हमें जो डिटेल में पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कैसे पता चले कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये रहेगा कि हाँ ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दो नहीं होंगी। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये हमारा कल टॉपिक रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, फिर इसको कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ओके देन बेटा।